टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट ही क्यों है, किसी को पता है? तेरे को छोड़ के कोई बताएगा? सब लोग सीए वाले ही है ना यहाँ पे। ओके, और कोई? ठीक है। सो राइट, टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट इसलिए कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, आपका कौन से टाइम पे आपका टैक्सेशन की लाइबिलिटी बनेगा, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट आया है। लाइक वी ऑल अवेयर दैट जीएसटी में मींस नॉर्मल ट्रांजैक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड रहते हैं। लाइक एग्रीमेंट बनाते हैं हम लोग, गुड्स डिलीवर करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये सब में हम कौन से टाइम पे हम लोग को जीएसटी का लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना है, लाइक कौन से टाइम पे हम लोग को ये कंसिडर करें कि सप्लाई आएगा, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मींस आइडेंटिफाई हो सके कौन से मंथ में जीएसटी की लाइबिलिटी हमें डिस्चार्ज करनी है। सो टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स के लिए अलग से रूल है, सर्विसेज के लिए अलग से रूल है। सो फर्स्ट हम गुड्स से स्टार्ट करेंगे। तो गुड्स के केस में जो जनरल रूल है, लाइक दो गुड्स के केस में हमें दो चीज ध्यान में रखनी है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो हमने इनवॉइस मींस जो भी अर्लियर है वो हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन काउंट होगा। तो ये केस में अपना गुड्स के केस में हम लोग पेमेंट नहीं देखते, जो डेट पे हम लोग इनवॉइस हमारा रेज हो गया वही डेट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो जाएगा। अभी ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा? सो ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अगर दो चीज उसमें है, अगर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, डेट ऑफ रिमूवल। तो मीन्स जो पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड्स हमारा मूवमेंट के लिए रिमूव होता है वही टाइम पे हमको इनवॉइस इश्यू करना है, उसके बाद नहीं कर सकते, उसके पहले इनवॉइस इश्यू करना है। और इन केस ऑफ के गुड्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो वो केस में जब हम रेसिपिएंट को गुड्स अवेलेबल करवाते हैं यूज करने के लिए, वो टाइम पे हमें इनवॉइस इश्यू करना है। अगर ये टाइम पे हम लोग इनवॉइस इश्यू नहीं कर रहे हैं, तो जो भी ड्यू डेट था वही हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन काउंट हो जाएगा, भले हमने इनवॉइस इश्यू ना किया हो, फिर भी हमारा वही टाइम पे पॉइंट ऑफ टैक्सेशन काउंट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, लाइक नॉर्मल सेल में होता है, लेकिन हम अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं। हम अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं, तो वो केस में हमारा लाइक सप्लाई कर रहे हैं, प्ले हम लोग ये पहले भेज रहे हैं। वो केस में अगर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, सप्लाई किया है तो गवर्नमेंट जो सामने वाला उनके अंदर से अप्रूव करना ही है। अगर वो 6 मंथ अप्रूव नहीं कर रहा है, 6 मंथ के बाद हमारा टाइम ऑफ सप्लाई काउंट हो जाएगा। फर्स्ट जुलाई है, आज मैं किसी को अप्रूवल के लिए भेज रहा हूँ, उसके पास टाइम लिमिट है, 31 दिसंबर तक उसको अप्रूव करना ही है। 31 दिसंबर तक वो अप्रूव नहीं कर रहा, 1 जैन तक उसका अप्लाई हो जाएगा। उसने अप्रूव नहीं किया, जीएसटी आ जाएगा। या और या तो आपने फॉर एग्जांपल अक्टूबर में अप्रूव कर दिया तो अक्टूबर में टाइम ऑफ करता है, और दिसंबर तो सेलों की अप्रूवल दे दी। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, तो वाउचर्स तो यहाँ पे किसी का माइक ऑन है क्या? कोई जूम के थ्रू कनेक्टेड है? बिकॉज एको जाएगा हम तो जूम से अटेंड कर रहा है क्या जिसका माइक ऑन है? बोल एक बार हेलो। नहीं आ रहा है अभी, अगर किसी का माइक ऑन रहेगा तो प्लीज ऑफ कर दें। आपका माइक ऑन। हेलो। तो वाउचर्स वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो वाउचर्स तो हमें सबको पता ही रहेगा, हम लोग यूज करते ही है, जोमेटो स्विगी करने के टाइम हम वाउचर्स मारते ही है। तो ये केस में हम लोग को फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का हमें कोई वाउचर मिला है, ठीक है। वाउचर जब भी मिला है, या तो दो चीज हो सकते हैं, हमें पता है कि वाउचर किसके लिए मिला है,
लाइक हमें यही चीज के लिए वाउचर यूज करना है, या तो हमें मीन्स वाउचर मिला है 100 रुपीज का, हम लोग उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। तो दो चीज है, अगर हमको फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में हम लोग को फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग खरीदना है, तो वो टाइम पे जो डेट पे हमें वाउचर मिला है वही टाइम हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर हो जाए, जो टाइम पे वाउचर मिला है, क्योंकि वो टाइम पे हमें पता है कि क्या खरीदना है, तो रेट फिक्स हो जाएगा। उसके लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई वही हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं है, हम 100 रुपीज का वाउचर से हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं उससे, तो वो टाइम में हमें आइडिया नहीं है हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा रेट क्या आने वाला है, तो वो टाइम पे तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा, जब भी हम वाउचर रिडीम कर रहे हैं वो रिडीम का डेट जो रहेगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर हो जाएगा। और एक केस कि हम लोग वाउचर जो हो इनकैश करवा रहे हैं, तो हमें वाउचर से हमें पैसा मिल रहा है, तो इट इज अ ट्रांजेक्शन इन मनी, तो ट्रांजेक्शन इन मनी पे जीएसटी नहीं लगता है, तो उसमें जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंप्लीट हुआ। In case time of supply in case of goods की which question है, तो इसके बारे में केस स्टडी बता देता हूँ गुड्स के केस में, थोड़ा प्रैक्टिकल उसको रखने के। गुड्स के केस में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और आपने गुड्स भेज दिए, प्रैक्टिकल सिनेरियो बता, आपने गुड्स भेज दिए, उसको गुड्स रिसीव हो गए, आपने इनवॉइस भी बनाया होगा, गुड्स भेजे होंगे, बिकॉज गुड्स के केस में ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स यू हैव टू क्रिएट अ इनवॉइस, ओके। विदाउट इनवॉइस क्रिएट किए अगर आप गुड्स भेजते हो, व्हिच मींस आपने ई वे बिल नहीं बनाया होगा, ठीक है। ई वे बिल बनाने के लिए कोई तो भी अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट चाहिए, आइदर इनवॉइस और डिलीवरी चालान। अगर आप उनके लिए मूव करते हो तो डिलीवरी चालान पे यू कैन मूव, बट इफ यू आर सेलिंग somebody else then you have to create an invoice, okay। so आपने इनवॉइस भी बना दिया, आपने ईमेल बना दिया, क्लाइंट को माल पहुंच गया, ठीक है, वीक के बाद 2 महीने के बाद जब आप पेमेंट के लिए फॉलोअप लेते हो तो क्लाइंट बोलता है कि अभी मुझे नया इनवॉइस चाहिए। तो जस्ट इन दिस केस जस्ट लेट मी नो कि वो गुड्स है कहाँ पे, प्लेस्ड कहाँ पे, बोलो। वो गुड्स तो ऑलरेडी क्लाइंट के लोकेशन पे है, ठीक है। जीएसटी बोलता है जब आप फैक्ट्री से रिमूव कर दो तभी इनवॉइस बनना चाहिए, तो इनवॉइस तो मैं बैकडेटेड नहीं बना सकता कंसीडरिंग इनवॉइसिंग एंड ऑल, ठीक है। तो जो गुड्स मेरा प्लेस से 2 महीने पहले रिमूव हो गया, मैं उसका इनवॉइस आज कैसे बनाऊं, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो। किसी को आंसर करना है इसके बारे में, किसी के पास कोई सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? सीए स्टूडेंट ना, तुम्हें ऐसे ही डिफिकल्टी, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्लाइंट के साइड से कि वो पैसा नहीं दे रहा है, मुझे बोल रहा है नया इनवॉइस बना के दो, अब मैं क्या करूं? तो क्रेडिट नोट इशू होने से, क्रेडिट नोट इशू हो गया, लेकिन मैं गुड्स लेके आऊंगा क्या अपनी फैक्ट्री में? क्योंकि क्या बोला है ना कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपके जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, वहां से गुड्स रिमूव होने से पहले आपका इनवॉइस बनना चाहिए। कुछ है ही नहीं ना, देखो तो सीरियस कर पर उस दिन ना हर्षित सर का क्या होगा, इनवॉइस कैंसिल कर दिया, ठीक है। इनवॉइस कैंसिल करने का एक ही तरीका है, क्रेडिट नोट। क्योंकि इनवॉइस के केस में इनवॉइस कैंसिल होता नहीं आफ्टर 24 आवर्स, और इनवॉइस के केस में अगर इनवॉइस कैंसिल भी होता है तो पार्शियली कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, फुल कैंसिल होता है। मतलब you can't edit. If you have used some invoice number, you cannot create another invoice on the same invoice number. क्योंकि क्लाइंट ने बोला है कि वो पैसा नहीं देगा, एंड बीइंग अ बिजनेसमैन सबको पैसा प्यारा होता है, कोई पैसा नहीं छोड़ेगा उसके लिए, वो उसको अगर नॉन कंप्लायंस भी करना पड़ेगा तो भी वो करेगा, ठीक है। दिस इज प्रैक्टिकल सिनेरियो। तो इस केस में ना एक और कांसेप्ट है नॉन रिमूवल ऑफ द गुड्स, यानी कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स। सो वी विल क्रिएट अ क्रेडिट नोट एंड वी विल राइट कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स, वी आर जस्ट टेकिंग, क्या कर रहे हैं हम लोग उनसे अपनी पोजीशन वापस ले रहे हैं, ठीक है। पोजीशन कह लो या फिर टाइटल हम लोग गुड्स का वापस ले रहे हैं अपने पास, ठीक है। एंड व्हेन वी क्रिएट अ न्यू इनवॉइस ना, वी विल राइट इट डाउन द सप्लाई, मतलब bill from our place of business and dispatch from the client location, which means there is no movement of the goods, we are just making available to the client goods, मतलब goods जो है उसको available करके दे रहे हैं। since there is no movement of the goods तो ई बिल का भी कोई requirement नहीं है, ठीक है। तो ये
उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन। अदरवाइज क्लाइंट को हम बोले क्रेडिट नोट बना दो तो वो क्रेडिट नोट बनाएगा सिमिलर वाला, मतलब नॉर्मल वाला, गुड्स उसके फैक्ट्री में आ गया, फिर से वो नया इनवॉइस बनाएगा, फिर से सेम वैसा ही कि फैक्ट्री से गया, तो डिपार्टमेंट वाला बोलेगा कि अब इसका ईमेल बिल दो, 2 महीने के बाद के इनवॉइस का, उसका ईमेल बिल होगा नहीं आपके पास, ठीक है। So we can give the reference of that email bill when the goods have been moved. Okay, since invoice पहले रेज कर दिया था तो जीएसटी हम लोगों ने पहले ही भर दिया था, तो डिपार्टमेंट को भी कोई इशू नहीं है, वी आर जस्ट एडजस्टिंग, राइट, मतलब बाय इशूइंग क्रेडिट नोट एंड न्यू इनवॉइस, ठीक है। और दूसरा इसमें था आपका ये वाउचर्स का। तो वाउचर सिंपल है, अगर तुम्हें जोमेटो फूड वाउचर देता है, नॉर्मल केस डिलीवरी लेट हो गई, फूड वाउचर दे दिया उसने ताकि कस्टमर रिटेंशन उनको करना है, राइट, तो आपको 100 रुपीज का फूड वाउचर देता है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द जोमेटो यू कैन यूज दिस 100 रुपीज वाउचर, सो व्हिच मींस द वैल्यू इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, supply is already known that you will going to use this voucher against your food supply, ठीक है, and the GST rate for the food supply is 5%, so value is already मतलब supply is already determined, value is already determined, the point of taxation is the same when the voucher has been issued to you, ठीक है। ATMS कलेक्शन के लिए वाउचर इशू करता है 3000 का, ठीक है, which is freely usable on Amazon, मतलब you can purchase anything from the Amazon, but you cannot encash that, okay, so उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भर सकते हो, ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन इन मनी है पार्शियली, बट यू कैन नॉट इनकैश इट इनटू योर बैंक अकाउंट, ओके। तो उस केस में व्हेन यू यूज एक्चुअली यूज दैट वाउचर देन ओनली विल गेट टू नो कि ये वाउचर किस लिए यूज हुआ है, तब उसके ऊपर टैक्स आएगा, ठीक है। अभी एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू द प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने बोला है कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा और इनवॉइस एक ही बन जाता है, ठीक है, इनवॉइस अगर पहले ही बना देते हो आप तो पहले ही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो गया, ठीक है, तो उसमें मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स रह सकते हैं एंड ईच इंस्टॉलमेंट विल accompany डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस एंड डिलीवरी चालान एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट विल इंक्लूड ओरिजिनल इनवॉइस, ओके। तो उसमें हमारे बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बेसिस पे आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई काफी इंटरेस्टिंग है इसमें क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, तो इसको ध्यान रखना। So with this, we complete time of supply of goods. So now time of supply of services. So time of supply of services में मीन्स दो केस है, उसमें भी इनवॉइस इश्यू करने के एक ड्यू डेट दी हुई है। तो अगर हम वो टाइम लिमिट के अंदर हमारा इनवॉइस इश्यू कर देते हैं तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट जो भी अर्लियर रहेगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट अगर हम इश्यू टाइम लिमिट के अंदर हमारा इनवॉइस हम लोग इश्यू रेज ही नहीं कर रहे हैं तो वो टाइम पे कभी तो हमारा कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग जब भी बुक्स में हमारा एंट्री कर रहे हैं डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाए। तो अभी ड्यू डेट क्या है वो आगे देखेंगे हम। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो जो पहले वाला था फॉरवर्ड चार्ज वाला था और रिवर्स चार्ज में भी अलग से है। तो वो केस में हमारा अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ डेबिटेड इन द बैंक ऑफ अकाउंट, बेसिकली डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाए, ठीक है। ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस जो ऑलरेडी सर ने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं अलग। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज सिंपल है, तुम लोग ऑडिट करने वाले हो ना, टैक्स ऑडिट ना, टैक्स ऑडिट कौन सी डेट को कंप्लीट हो जाएगा? 31 जुलाई को रिटर्न कंप्लीट होता है सर, माय बैड, जीएसटी वाला हूं ना।
30 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो आपकी सर्विस कभी कंप्लीट होगी? 30 सितंबर को। कोई क्लाइंट है क्या जो अपना एडवांस में पेमेंट करता है टैक्स ऑडिट का? नहीं करता ना। तो आइडियली देखा जाए तो कब इनवॉइस रेज करना चाहिए हमें? हाँ, तो उतना बहुत टाइम लगेगा उतना बनने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज ऑन 30 सितंबर, राइट? एंड आपका पेमेंट तो आया नहीं है क्लाइंट, क्योंकि जब तक इनवॉइस आप भेजोगे नहीं और 2 महीने फॉलो अप लोगे नहीं तब तक पेमेंट नहीं आता, तो पेमेंट वाला पार्ट छोड़ देते हैं। तो बेसिकली हमारा 30 अक्टूबर के दिन बिल इशू करना ड्यू हो जाएगा। 31 या 31 अक्टूबर इज द ड्यू डेट ऑफ टू रेज द इनवॉइस। और अगर हमने नहीं किया तो आइडियली वो हो जाएगा, ठीक है। बट हमारे केस में हम लोग शायद दिसंबर में करते हैं। वैसे जीएसटी रिटर्न फाइल हो गया इस पर्टिकुलर मंथ का, लेकिन बिल रेज होता है 6 मंथ का एक साथ, ठीक है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस एंड बट सर्विसेज के केस में वही है, सिंपल, कि दो ही चीजें आपको देखनी है, पेमेंट और आपका इनवॉइस, ठीक है। आप ऐसा इंक्लूड कर सकते हो कि 31, मतलब ये डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकल केस में कि आपकी सर्विस कब कंप्लीट हुई है और आपने इनवॉइस 31 को किया है कि नहीं किया, ठीक है। ये मे बी फ्यूचर हो सकता है जब डिपार्टमेंट नोटिस स्टैब्लिश करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी मेरे किसी क्लाइंट को, तो मेरी जो सर्विस कंप्लीट कब हुई, फॉर एग्जांपल मैं किसी कोई हियरिंग के लिए अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या समझ सकते हैं कि हमारा जब ऑर्डर आया हुआ फाइनल ऑर्डर उसको हम कंप्लीशन समझ सकते हैं। बट अगर मैंने मेल में लिखा हुआ कि 50% ऑन दिस स्टेज, 50% ऑन दिस स्टेज, तो फिर वो इवेंट हो जाएंगी। इतना सब एक्सेस डिपार्टमेंट को तो नहीं होता है, ठीक है। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो इनवॉइस इशूड और नॉट विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है। अगर इशू कर दिया होगा तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट पिक्चर इज अर्लियर, ठीक है। और पेमेंट की डेट क्या होती है? अगर आपकी उसकी एंट्री हो गई है लेकिन बैंक में एंट्री नहीं हुई है तो बुक वाली डेट, बैंक में आपने बुक में एंट्री नहीं की तो बैंक वाली डेट, राइट? तो जो भी अर्लियर रहेगा हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज, ये तो हो गया फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज सिंपल, रिवर्स चार्ज में कितने सर्विसेज आते हैं? टोटल कितने सर्विसेज आते हैं रिवर्स चार्ज में? आईपीसीसी वालों, फाइनल वालों, एग्जाम दे के आए हो तुम लोग? कोई बोलेगा जोर से? हाथ उठाओ कोई। नंबर ऑफ सर्विसेज 8 बोल देते बोलो, बढ़ गई। बोलो कोई तो नहीं, इतनी भी नहीं, 17 इतनी भी नहीं। मतलब यू आर क्लोज बट नॉट द राइट वन। 14 सर्विसेज, ठीक है। सो रिवर्स चार्ज क्या होता है कि जो जीएसटी भरेगा, वो जो सर्विस रिसिपेंट होगा वो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा, राइट? तो उस केस में जैसा फॉरवर्ड चार्ज में कैसा है कि सर्विस कंप्लीट हुआ तब आपको देखना है कि इनवॉइस रेज हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं तो सर्विस रिसिपेंट हूं ना, तो मुझे तो इनवॉइस आएगा, राइट? मैंने तो सर्विस लिया है ना, तो मुझे इनवॉइस आएगा। तो अगर सामने वाले ने इनवॉइस रेज कर दिया तो वो डेट हो सकती है, और अगर इनवॉइस रेज नहीं किया और मैंने पेमेंट कर दिया तो वो डेट हो सकती है। और दोनों भी नहीं हुआ तो 61st डे जब मेरा सर्विस कंप्लीट हुआ था उस दिन, फॉर एग्जांपल आपने किसी जीटीए से सर्विस लिया, ठीक है, उसने आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो अगर जीटीए वाले ने बिल रेज कर दिया तो वो डेट हो जाएगा, आपने पेमेंट कर दिया तो वो डेट हो जाएगा। अब दोनों भी नहीं हुआ तो 61st डे ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन आपका गुड्स आपने उसको हैंड ओवर किया था उससे जो जब भी आपका डिलीवरी कंप्लीट हो गया वहां से 61st डे को आपका ड्यू हो जाएगा आरसीएम, ठीक है। तो इस केस में कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे बुक्स में आता है एक्सपेंस हिट होता है, हम बुक्स में एंट्री करते हैं कि ये सर्विस लिया है, तो तभी हम लोग आरसीएम भर देते हैं, ठीक है। पहले अपने पास ऑप्शन है कि अगर हम चाहें तो 61st डे में कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, ओके। तो हम लोग प्रोविजन कर लेते हैं, पेमेंट किया है नहीं किया वो तो लेजर से पता चलेगा कि एक्चुअली पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, बट प्रोविजन कर लेते हैं हम लोग सर्विसेज का, बाय कंसीडरिंग की प्रोविजन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं कि उसने कोई तो इनवॉइस इशू कर दिया होगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस सप्लाई,
कंटिन्यूस सप्लाई पता है? देखो टेलीफोन है, आपके घर पे हर महीने बिल आता है, तो वही उसका क्या हो गया, इवेंट हो गया, कि जब भी इवेंट होगा तभी आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा। इसमें जो क्लासिकल एग्जांपल है, जो सबसे ज्यादा लिटिगेशन पॉइंट रहता है, वो है बिल्डर, राइट? क्यों बिल्डर के केस में लिटिगेशन रहता है सबसे ज्यादा? कभी कोई फ्लैट खरीदने के लिए इंक्वायरी करने गया है मम्मी पापा के साथ? अभी तो इतने पैसे नहीं हुए हैं बीस आर्टिकल की हम लोग खुद खरीदे, बट मम्मी पापा के साथ कोई गया है, मॉम डैड के साथ? किसी ने फ्लैट नहीं खरीदा कभी? अरे इंक्वायरी तो किया होगा। तो वो एक आपको चार्ट दे देता है, पेमेंट शेड्यूल चार्ट, ठीक है? वो क्या होता है? राइट? तो बेसिकली यू आर एग्रीइंग फॉर टेकिंग कंटिन्यूअस सर्विसेज, क्योंकि ये सर्विस 6 मंथ में कंप्लीट नहीं होगी बिल्डिंग, उसको 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, तो वो आपको कंटिन्यूअस सप्लाई देगा। इसीलिए ये कंटिन्यूअस सप्लाई होती है ना, इसलिए इस पे जीएसटी लगता है, ये पता है आपको? क्योंकि अगर ये कंप्लीट प्रोडक्ट होता ना, यानी कि ओसी आ चुका होता, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता, है ना? तो हम लोग बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि तू हमारा घर कंस्ट्रक्ट करके दे, तो वी आर टेकिंग द सर्विसेज, ये कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज हम लोग तो घर ले रहे हैं ना, सर्विस कहाँ ले रहे हैं? वो तो हमें घर बना के देगा ना, विच वी कैन सी, सर्विस थोड़ी हुआ वो। तो हम लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि तो हमें घर बना के दे, ही इज प्रोवाइडिंग अस कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ठीक है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस, जिसमें मटेरियल भी आ गया और उसका सर्विस भी आ गया, ठीक है? और ये कंटिन्यूअस सर्विस रहने वाला है। तो वो एग्रीमेंट में लिख के देता है कि जब आप बुकिंग करोगे तो 5% देना है, जब आप उसका क्या बोलते हैं प्लिंथ रखा जाएगा तो फिर 10%, फिर फर्स्ट स्लैब पे, फिर ये, फिर वो ओसी पे 100%, 95% या 5%, ठीक है? अब इसमें प्रैक्टिकल इशू आता क्या है? कोई छोटा बिल्डर है, ठीक है? वो बिल्डर का ऑलरेडी 50% प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, राइट? तो वो जब एग्रीमेंट बनाएगा तो वो तो सेम फॉर्मेट यूज करता है, एग्रीमेंट चेंज तो नहीं करता ना हर एक जन के लिए, तो सेम फॉर्मेट यूज करता है। लेकिन वो 50% प्रोजेक्ट कंप्लीटेड पे आपने तो पे किया होगा 50,000 रुपए बुकिंग, मतलब 50,000 की बुकिंग, 11,000 की बुकिंग पे आपने बुक कर दिया, ठीक है? बट आइडियली आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें क्या लिखा हुआ है? वो बिल्डिंग 50% कंप्लीट हो गया, विच मीन 60% पेमेंट तो ड्यू हो गया उससे, तो 60% पेमेंट करते हो क्या आप लोग? नहीं ना। वो तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलता है कि जब तू मुझे डिमांड रेज करेगा तब मैं पेमेंट करूंगा, या जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं पैसा दूंगा। ये होता है स्मॉल बिल्डर के साथ में, और यहीं पे जीएसटी डिपार्टमेंट वाले उनको पकड़ता है, ठीक है? क्योंकि उसने एग्रीमेंट में लिखा है कि ये इवेंट होगा तब मैं जीएसटी रेज करूंगा, और विच इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे 50,000 रुपए दिया है एज अ बुकिंग अमाउंट, और आप मुझसे बोलते हो कि 5 करोड़ के फ्लैट पे 5% के हिसाब से, बिकॉज ये पता है ना 1% है जीएसटी अप टू 45 लाख रुपीज एंड अबाउट 5% इन केस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है? तो सपोज कोई 5 करोड़ का फ्लैट है और किसी ने 1 लाख रुपए देके बुकिंग किया है, तो 5 करोड़ के फ्लैट में 50% अगर वो कंप्लीट हो गया तो 2.5 करोड़ हो गया। 2.5 करोड़ के ऊपर 5% कितना होता है? ठीक है, उतना वो भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना बिल्डर। क्यों भरेगा? क्योंकि उसको तो 1 लाख रुपए रिसीव हुआ है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिल्डर के केस में होती है। तो ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तुम्हें क्लाइंट से आएंगी, मतलब ये क्वेरीज आएंगी तुम्हें, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। जो गुड डाउन। सॉल्यूशन के पैसे लगते हैं। सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपके बिल्डर को बोलो कि ऐसा कोई भी पेमेंट शेड्यूल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बना है, ठीक है? उसको सेपरेट से म्यूचुअल एग्रीमेंट एक हो सकता है जहाँ पे वो सेपरेट सीट दे दें उसको, और एग्रीमेंट में ये लिख दें व्हेनेवर द डिमांड रेज, ठीक है? जब भी हम लोग डिमांड रेज करेंगे दैट विल बी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है? तो जब तुम डिमांड रेज करोगे तभी आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हिट होगा कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? नहीं है। चलो। हाँ ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट टाइम ऑफ सप्लाई।
So our other chapter is value of supply under GST. So what is value of supply? Means why value of supply? कोई बता सकता है? So why this chapter we are studying? Correct. So basically कौन से वैल्यू पे जीएसटी चार्ज होगा? लाइक जीएसटी परसेंटेज बेसिस पे लगता है, परसेंटेज ऑफ सम अमाउंट। तो वो अमाउंट क्या होगा जिसपे जीएसटी लगेगा, उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स पता होने चाहिए। तो देर आर टू कंडीशंस, लाइक एक नॉर्मल केस होगा जिसमें नॉर्मल केस और अदर केसेस। नॉर्मल केस क्या होगा कि अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, ठीक है, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, अगर ये दो चीज है तो नॉर्मली ट्रांजेक्शन वैल्यू। सो एग्जांपल अगर ले तो हम फॉर एग्जांपल एटीएमएस से कोई हमें सर्विस ले रहा है, जो भी क्लाइंट है हमारा वो नॉन रिलेटेड पर्सन है, तो हम लोग जो भी उससे सर्विस दे रहे हैं, जो भी हम उससे इनवॉइस रेज कर रहे हैं जो भी अमाउंट का, वही हमारा वैल्यू आ जाएगा। हम लोग अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग फीस चार्ज करते हैं, तो जो चार्ज कर रहे हैं बिकॉज क्लाइंट इज अनरिलेटेड पर्सन एंड द प्राइस इज अ कंसिडरेशन, हम लोग प्राइस के अलावा कोई उससे कोई दूसरा सामान नहीं ले रहे, कोई सर्विस भी नहीं ले रहे, कोई गुड्स भी नहीं ले रहे, हम लोग सिर्फ प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो जो भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू आ जाएगा। अभी ट्रांजेक्शन वैल्यू में कोई कोई चीजें जो इंक्लूड होती है, कोई कोई चीज नहीं एक्सक्लूड होती है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में एवरीथिंग अदर देन जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के जो भी वैल्यू लाइक हम सर्विस देने के लिए हम जो खर्चा उठा रहे हैं वो सब इंक्लूड हो जाएगा। इसमें और एक चीज भी इंक्लूड होगा, फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी पेमेंट है, उसका अगर एग्जांपल ले तो फॉर एग्जांपल ऑडिट करने के लिए कोई हम एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपर्ट को हायर कर हम अपने काम के लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपर्ट का जो खर्चा देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, लेकिन रेसिपिएंट बोल रहा है कि नहीं मैं उनको पे कर दूंगा, ठीक है, तो भले ही रेसिपिएंट पे कर रहा है लेकिन जो हमारा ऑब्लिगेशन था वो सप्लायर का था, तो ये भी हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में पार्ट बनेगा। सो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अदर देन जीएसटी। जीएसटी को छोड़ के जो दूसरे भी टैक्सेस है, एक्साइज ड्यूटी है, म्युनिसिपल टैक्स है, वो सब भी इंक्लूड हो जाएगा। और एक चीज है इसमें जो हम डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर डिस्काउंट है वो सप्लाई होने से पहले अगर नोन थी या तो एग्रीमेंट का पार्ट थी तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन हमने सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दिया है किसी को, ठीक है, सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दिया है, बट अगर इफ इट इज नॉट एट द टाइम ऑफ सप्लाई इट वाज नॉट नोन, हमको पता नहीं था, हमने रैंडमली डिस्काउंट दे दिया, तो फिर वो एक्सक्लूड नहीं होगा, वो पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। बट आफ्टर सप्लाई अगर हमने डिस्काउंट दिया है जो हमें सप्लाई के टाइम पे पता दी, हमें सप्लाई के टाइम पे हमें फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का हमने बिलिंग किया है, लेकिन बाद में पता चला कि इसको डिस्काउंट देना था, जो भी अमाउंट था 10,000 का डिस्काउंट देना था, तो ये सप्लाई के टाइम पे हमें पता दी, तो ये केस में हम डिस्काउंट को एक्सक्लूड करेंगे और क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे। और इसमें और एक कंडीशन ये है कि अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो जो सामने वाला रेसिपिएंट है वो अपना आईटीसी पूरा रिवर्स करेगा। तो अगर स्टार्टिंग में हमने 1 लाख रुपए का बिल किया रहेगा, रेसिपिएंट ने पूरा आईटीसी लिया है, तो हम लोग जब 10,000 का अगर क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं तो ये कंडीशन है कि सामने वाला आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। अगर वो आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहा है तो फिर हमें डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू हमने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन समझ लिया, ठीक है, उससे पहले सप्लाई आता है कि सप्लाई क्या होता है, वेदर कोई भी जीएसटी लगने के लिए पहले सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, देन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कि कब टैक्स लगना चाहिए, नाउ इट इज कि कौन से वैल्यू पे टैक्स लगना चाहिए। तो एनीथिंग अदर देन जीएसटी, वो प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा हुआ होगा टू कंप्लीटली अवेलेबल टू यू, वो सारे के सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे एंड उसके बाद जीएसटी उस पर चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है? जब जो जीएसटी का जो फॉर एग्जांपल कंसिडरेशन के अलावा कुछ और है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट टॉपिक है कंसिडरेशन वाला, पहले इसको कवर करते हैं। सो जो वैल्यूएशन है आपका, वैल्यूएशन के लिए रूल प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो जनरल केस में एटीएमएस 10 क्लाइंट को अलग अलग फीस चार्ज करता है, राइट। तो डिपार्टमेंट वाला ये नहीं बोल सकता इसको 50,000 चार्ज क्यों कर रहे हैं, इसको 10,000 क्यों चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारा कॉल है और हमारे दोनों अनरिलेटेड पार्टी। बट अगर यही केस रिलेटेड पार्टी के साथ हो तो
तो जो भी मैक्सिमम रहेगा वो ले लेगा, राइट? या फिर कॉस्ट प्लस 10%, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए दिए हुए हैं। जो रिलेटेड पार्टी का है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी को एक डेफिनेशन दी हुई है जीएसटी में, तुम लोग जाके पढ़ लेना उसको। जैसे इनकम टैक्स में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन है, वैसे जीएसटी में भी रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन है। उसमें जितने भी रिलेटेड पार्टी आएंगे उनके साथ में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आपके, वो सारे के सारे। अच्छा, ये रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन आपका कंपनी एक्ट के जैसा नहीं है, ये अलग है। इसको जीएसटी में सेपरेटली सेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है, आप वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हो। और नहीं, मुझे कुछ इसमें कोई एग्जांपल देना था तुम्हें और मैं भूल गया हूँ। एक मिनट कंटिन्यू कर, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो ये जो केस था वो लाइक हम लोग किसी को सर्विस दे रहे हो जो रिलेटेड पार्टी नहीं है और होनली इन मनी है, जो कंसिडरेशन है वो पूरा मनी में है। ये जो कवर था सीजीएसटी एक्ट में कवर था। ठीक है, अभी जो दूसरे सीजीएसटी रूल में थोड़े केसेस कवर किए हैं, ये वो केसेस है कि जो हम कोई सर्विसेज है जो रिलेटेड पार्टी को दे रहे हैं, या हम लोग कोई अनरिलेटेड पार्टी, लेकिन जो हमें कंसिडरेशन मिल रहा है वो पूरा मॉनिटरी नहीं है, लाइक हमें मॉनिटरी के साथ कुछ दूसरा भी मिल रहा है। तो वो केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो जो फर्स्ट केस है कि वेदर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ तो स्टेप्स दिए हैं कि हमें वो सिक्वेंसली फॉलो करना है। लाइक हमें अगर मीन्स पहला अवेलेबल है तो हमें फर्स्ट लेना है, फर्स्ट अवेलेबल नहीं है तो सेकंड लेना है, सेकंड अवेलेबल नहीं है तो थर्ड लेना है। तो सबसे पहले हमें ओपन मार्केट वैल्यू लेना है। तो फॉर एग्जांपल अगर एटीएमएस कोई सर्विस है जो अपने रिलेटेड पार्टी को दे रहा है, ठीक है, कोई आईटीआर फाइल कर रहा है, ठीक है, अगर रिलेटेड, तो नेचुरली कि हम रिलेटेड पार्टी को पैसा चार्ज नहीं करेंगे। तो वो सेम सर्विस हम लोग दूसरे को कितने में दे रहे हैं, वो हमारा ओपन मार्केट वैल्यू बन जाता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ओपन मार्केट वैल्यू को दें, लेकिन हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो वो केस में हमें सेकंड जो प्रायोरिटी रहेगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई पार्टली पेमेंट लिया है और पार्टली कोई गुड्स लिया है या तो सर्विस लिया है, तो मॉनिटरी वैल्यू प्लस नॉन मॉनिटरी वैल्यू क्या है, ये दोनों को मर्ज करके जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। वो भी अवेलेबल नहीं है अपने पास। ठीक है, तो लाइक जो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन सा रेट चल रहा है, वो रेट हमारा आ जाएगा। अगर वो भी नहीं है अपने पास, तो मार्केट में हम लोग मोनोपोली है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो भी हमें पता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने दो और ऑप्शंस दिए है कि जो भी वो गुड्स या तो सर्विस देने के लिए जो भी हमारा कॉस्ट था, वो कॉस्ट प्लस 10%, वो कॉस्ट प्लस 10% हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा जो भी है। अगर इससे भी पॉसिबल नहीं है तो फिर एनी अदर रीजनेबल मीन्स, एनी अदर रीजनेबल मीन्स से मीन्स कोई हम लोग वैल्यूएशन को बुला के हम लोग वैल्यूएशन करवा रहे हैं, तो वो हमारा एनी अदर रीजनेबल मीन्स से आ जाएगा। तो ये जो केस था वेयर द कंसिडरेशन होली नॉट मीन्स नॉट होली इन मनी, तो इनको हमें सिक्वेंसली फॉलो करना है। लाइक हम लोग रैंडमली लेके सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी सीधा यूज नहीं कर सकते, हमें पहले ओपन मार्केट वैल्यू भी देखना है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तभी हमें स्टेप 2 पे जाना है, अगर स्टेप 2 अवेलेबल नहीं है देन ओनली वी कैन गो टू स्टेप 3। ठीक है, मेरे को याद आ गया मुझे याद आ गया मुझे क्या बोलना था, मैंने इस बार लिख के रखा है, ठीक है। सो डिस्काउंट के बारे में बात करनी है मुझे, ठीक है। तो डिस्काउंट सेक्शन 15 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कौन से डिस्काउंट्स आपको अलाउड है, राइट? तो यहाँ पे सीएफओ वाले भी होंगे ना, सीएफओ, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ठीक है, जीएसटी। सो मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कितने, तुम कौन कौन ऐसे क्लाइंट का ऑडिट करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है? कभी तो किया होगा, कोई तो हाथ उठाओ। नहीं कर रहे तुम लोग काम? अरे मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तुमसे, सिर्फ ये पूछूंगा कि क्या करते हो। ये अच्छा, ये सलोन ग्रुप का ऑडिट कौन करता है, ऐसे पूछना पड़ेगा।
नहीं, रिया एंटरप्राइज, प्रतीक एंटरप्राइज, दास अलोर, नहीं ये डायरेक्ट टैक्स वाले करते हैं। कौन करता है? जिसने किया था वो नहीं है, ये सही आंसर। गैलेक्सी एंटरप्राइज, टीएफसी, टीएफसी वाला कौन है? गैलेक्सी वाला दूर है। ओके, क्या करता है गैलेक्सी? मैट्रेस वगैरह सेल करता है, स्लीप वेल को, राइट? तो उसमें तुझे कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि इसमें स्लीप वेल ऊपर से कंपनी वाला डिस्काउंट देता है? नहीं आया। सो कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम क्या होता है? अच्छा, महाराष्ट्र ट्रेडिंग कौन करता है? एमएस ट्रेडिंग। अरे एमएस ट्रेडिंग कौन करता है? एमएस ट्रेडिंग राकेश करता है। तो ये सारे जितने मैंने नाम लिए ना, सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है? ये डायरेक्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और कंपनी अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए उनको एक क्वांटिटी डिस्काउंट करके एक स्कीम चलाती है। फॉर एग्जांपल, तुमने अगर 1 लाख प्रोडक्ट बेचे तो आपको इतना प्रोडक्ट इतने % डिस्काउंट मिलेगा, राइट? तो ये जो डिस्काउंट है, ये जो स्कीम चलाती है ना, ये प्रोडक्ट सप्लाई होने के पहले ही वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो एनी डिस्काउंट व्हिच इज डिटरमाइंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, ठीक है? सप्लाई कंप्लीशन कब होता है? आपने इनवॉइस बना दिया, सप्लाई कंप्लीट हो गया, राइट? तो उसके पहले अगर कोई डिस्काउंट डिसाइड हो गया कि क्या रेट पे डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट दिया नहीं अब तक, ठीक है? फ्यूचर इवेंट है कि ये कंप्लीट होगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट डिस्काउंट डिटरमाइन तो है ना ऑलरेडी। तो ये डिस्काउंट अलाउड है जीएसटी में। इसके पीछे डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन दिया और फिर वापस भी ले लिया। वो कुछ तो करते रहते वैसा, ठीक है? क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद क्लैरिफिकेशन दिया, फिर उनको नहीं समझ में आता है नोटिफिकेशन क्या दिया था, क्लैरिफिकेशन क्या देना है, फिर उन्होंने दोनों वापस से ले लिए, ठीक है? तो एज ऑफ नाउ ये है कि डिस्काउंट हमारा डिटरमाइंड है, ठीक है, कि क्या डिस्काउंट देना है। फॉर एग्जांपल, किसी ने वो क्वांटिटी सेल कर ली, ठीक है? तो उसको फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट पहले 1000 रुपए का था, अब नाउ उसको 50 रुपीज का डिस्काउंट देना है उसको, बिकॉज क्वांटिटी डिस्काउंट उसने अचीव कर लिया है, ठीक है? तो ये जो क्वांटिटी डिस्काउंट देना है उसको, तो इसमें 2 चीजें आपने देखनी है। पहला कि वो गुड्स उसको कभी डिलीवर हुआ था, राइट? क्योंकि वो इनवॉइस के सामने उसको क्रेडिट नोट देना है, क्योंकि क्या कर रहे हो, सप्लाई वैल्यू कम कर रहा है गुड्स का। तो जो क्रेडिट नोट भी देगा वो कैसा होना चाहिए? जीएसटी वाला क्रेडिट नोट होना चाहिए, राइट? तो मैं दूसरा और एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा इसमें, इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो मुझे जीएसटी वाला क्रेडिट नोट देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जब मैं जीएसटी का क्रेडिट नोट दूंगा तो मेरी सेल कम कर रहा हूँ, तो उसकी परचेस भी तो कम हो रही है, तो उसको आईटीसी कम करना पड़ेगा अपना, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली उसका आईटीसी कम हो गया, राइट? ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ये जो क्रेडिट नोट इशू करने का डेट होता है जीएसटी में, है ना, तो वो अगर डेट चला गया तो कुछ नहीं, कमर्शियल क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, ठीक है? कमर्शियल क्रेडिट नोट का सिर्फ इतना ही कंडीशन है कि यू कैन नॉट रिड्यूस योर जीएसटी लायबिलिटी, यानी कि अब जो मेरा सेल था वो सेल वैसा ही रहेगा, ठीक है? जीएसटी वाला सेल, क्योंकि इनकम टैक्स में कमर्शियल क्रेडिट नोट का आपको सेल कम करने मिलेगा, बट जीएसटी में सेल कम करने के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज वो अलाउड नहीं है, वो बियॉन्ड ड्यू डेट चला गया है। तो उस पे क्या होगा? लेकिन अच्छा कि यहाँ पे सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैं उसको क्रेडिट नोट दे रहा हूँ, राइट? तो उसका जीएसटी रिवर्स नहीं हो रहा है उसके ऊपर, क्योंकि क्रेडिट नोट पे तो जीएसटी अमाउंट है ही नहीं, तो उसका परचेस कम ही नहीं हुआ टेक्निकली, बट फिर भी उसको यहाँ पे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो सप्लाई जो उसे मिली ही नहीं है उसके ऊपर का वो क्रेडिट नोट नहीं ले सकता। क्रेडिट नोट लेने के कंडीशंस है ना? तो ऐसे तो अगर मैं ये बुक बोलूं कि ये मेरा 1 करोड़ रुपए का बुक है और दे दिया और इसके ऊपर जीएसटी लगा के दे दिया, तो क्या होगा? फेक इनवॉइस के उसमें आ जाएंगे ना हम लोग, डेफिनेशन में, राइट? तो जो वैल्यू, मतलब जो सर्विस दी ही नहीं है या जो सप्लाई हुई नहीं है उसके ऊपर का क्रेडिट नोट आप नहीं ले सकते। तो इसके लिए कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करने के बाद उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग टैक्स ऑडिट करोगे और जीएसटी एंगल से देखना हो
उसके ऊपर एक्शन लेना है नहीं लेना है, वो ओनर के हाथ में होता है या जिस जो भी है ऑडिटर के हाथ में होता है। बट ये जरूर देखना है कि अगर उसको कोई ऐसा इनकम आ रहा है, ठीक है, ये इनकम कहाँ से आएगा, जिससे वो परचेस करता है उसी से आएगा। यानी कि अगर वो स्लीपवेल का एजेंट है, एमएस स्टेटली गोदरेज से सामान खरीदता है, तो वहां से डिस्काउंट आते हैं ऐसे, तो वो देखना है कि वो जो वहां से क्रेडिट नोट दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी मिस्टेक करती है कि वो कमर्शियल क्रेडिट नोट दे देती है सिर्फ, ठीक है, और ये लोग अपना आईटीसी रिवर्स नहीं करते, उसको इंसेंटिव करके बुक कर लेते हैं। जस्ट माइंड इट कि अगर वो इंसेंटिव करके बुक कर रहा है तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लायबिलिटी खड़ा हो जाता है उसका, ओके, क्योंकि वो इंसेंटिव मतलब क्या बोल रहा है कि मैंने उसको सर्विस दिया है और वो अपनी बुक एडजस्टमेंट करने के लिए कमर्शियल क्रेडिट नोट दे रहा है, तो नेक्सेस डिपार्टमेंट वाले ऐसे बैठा देंगे आपको, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मैंने अचीव किया है, इसके लिए मुझे इंसेंटिव मिला है, बट वो अचीव का दूसरा मतलब ये हो गया कि तुमने उसको एडवर्टाइजमेंट सप्लाई दिया है, सर्विसेज दिया है, ठीक है, टू प्रमोट हिज गुड्स, उसके गुड्स को प्रमोट करके। तो जब भी तुम लोग बैलेंस शीट बना दो तो ध्यान रखो इसको इंसेंटिव ना दिखाने की जगह तुम लोग परचेस से माइनस करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट अवे उसको इंसेंटिव करके दिखाओगे तो प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट वाला उसको, बिकॉज वो टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा आपका, जीएसटी में टर्नओवर दिखेगा 100 रुपीज, आपने यहाँ पे 100 + 10 इंसेंटिव करके 110 रुपए टर्नओवर दिखाया हुआ है, राइट, तो 10 रुपए का टर्नओवर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो डिपार्टमेंट डिमांड तो करेगा ना, फिर तुम लड़ते रहो उसको, ठीक है, तो ऐसी सब प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ध्यान रखो और पढ़ो बैलेंस शीट बनाते टाइम भी, कि हम लोग जिसको डिस्काउंट कंसीडर कर रहे हैं वेदर वो डिस्काउंट किस तरह का डिस्काउंट है, या इंसेंटिव कंसीडर करें वो इंसेंटिव है भी या नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो वी कंप्लीटेड कि अगर प्राइस अगर कंसिडरेशन के साथ हमें कुछ और भी मिल रहा है तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, टू अनरिलेटेड पर्सन। बट अगर हमें कोई हम रिलेटेड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं या मीन सर्विस दे रहे हैं या तो गुड्स बेच रहे हैं, तो वो केस में हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो वो केस में भी कंडीशंस है। तो सबसे पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू ही लेना है। जो सेकंड चीज जो था, जो हमने पहले स्लाइड में देखा कि अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू मिल रहा है तो मॉनेटरी वैल्यू प्लस जो नॉन मॉनेटरी वैल्यू का जो अमाउंट है वो टोटल करके हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ रहा। बट ये केस में वो इंक्लूड नहीं किया हुआ है बिकॉज नेचुरली रिलेटेड पर्सन है, कोई रिलेटिव हमें पैसा देने वाला है नहीं, इसके लिए वो निकाल ही दिया है। तो जो सीधा जो सेकंड कंडीशन है वो वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स जो रेट पे बेच रहे हैं वो रेट क्या होगा, वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं मिल रहा है तो देन रूल 30 and 31, रूल इन 30 and 31 क्या कि वही रेसिडुअल वैल्यू जो वैल्यूएशन को करके जो हमारा आएगा वही। रिलेटेड पार्टी में ना गवर्नमेंट एक और एक ऑप्शन देती है, लाइक अगर समझो हम कोई रिलेटिव को फ्री में गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो जो रिलेटिव है, जो पर्सन है, वो सामने किसी सप्लाई कर रहा है सामने किसी को टू नॉन रिलेटेड पर्सन, तो वो जो रेट पे सप्लाई कर रहा है उसका 90% हम लोग हमारा इनवॉइस वैल्यू कर सकते हैं, तो जो सामने वाला दे रहा है वो नॉन रिलेटेड पर्सन को दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि जो भी 90% ऑफ हमारा सर्विस वैल्यू रहेगा वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो सकता है। और एक चीज इसमें ये है कि अगर समझो हम कोई सर्विस दे रहे हो, कोई भी रेट पे दे रहे हैं, अगर रेसिपिएंट है वो, अगर वो फुल आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, तो हम लोग इनवॉइस पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, फिर हमें ऊपर का वैल्यू देखने का जरूरत है नहीं। अगर रेसिपिएंट अगर एलिजिबल टू क्लेम फुल आईटीसी, तो जो हम लोग इनवॉइस पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर हो जाएगा। इन केस इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज जो नोटिफाई किए जिसकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया थोड़ी डिफरेंट रहेगी। सो जो फर्स्ट केस है लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। तो अगर लॉटरी के केस में अगर देखेंगे तो उसमें हायर ऑफ द फॉलोइंग, तो हायर उसमें गवर्नमेंट ने थोड़े मीन्स रेट स्पेसिफाई किए, लाइक जो भी लॉटरी के केस में जो हमारा अमाउंट मिल रहा है गवर्नमेंट उसको प्रिज्यूम कर रहा है कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स,
इसलिए जो डिवाइड बाय 128% लिखा है, तो गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है कि जो भी हमें अमाउंट मिल रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रहेगा, तो टैक्स निकल के जो भी हमारा वैल्यू आता है वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा और उसके ऊपर हमारे जीएसटी चार्ज करना होगा। सो इसमें हायर ऑफ द टू लेना है, तो जो फेस वैल्यू ऑफ टिकट है जो भी रेट पे हमने खरीदा है, या तो वो टिकट के लिए जो भी गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई किया रहेगा, तो दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। और ये सिर्फ लॉटरी के लिए है, जो भी बाकी अदर केसेस से बैटिंग है, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेसिंग है, तो 100% ऑफ द फेस वैल्यू, उसमें 128 वाला देखना नहीं है अपने को। जो एयर ट्रैवल एजेंट होते हैं, जो मीन्स हमें टिकट बुक करके देते हो और कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज करते हैं, तो वो केस में गवर्नमेंट ने इनको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो वो नॉर्मल रूल फॉलो कर सकते हैं या तो ये रूल फॉलो कर सकते हैं। ये रूल क्या बोलते हैं, अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो जो 5% ऑफ बेसिक फेयर है वो उस पे वो लोग को जीएसटी चार्ज करना है। बेसिक फेयर मतलब कि जो वैल्यू पे वो लोग कमीशन चार्ज करते हैं वो उनका बेसिक फेयर, तो उनका 5%, अगर फॉर एग्जांपल जो फेयर वैल्यू है 1 लाख रुपीज, तो 5% है स्ट्रेट अवे जो 5,000 रुपीज उनका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, उसके ऊपर उनको जीएसटी चार्ज करना है। और इंटरनेशनल बुकिंग से तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। जो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जो परचेस एंड सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसी कर रहा है, और या तो मनी चेंजिंग की एक्टिविटी कर रहा है जिसका काम ही है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है, तो वो केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उस केस में गवर्नमेंट ने दो मेथड दिए हुए हैं। जो फर्स्ट मेथड है, तो उसमें हमें ये एक चीज ये देखना है कि जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बैठ के लाइक जो भी एजेंट है वो फॉर एग्जांपल डॉलर खरीद रहा है, रुपीज देके डॉलर खरीद रहा है, तो उसमें एक करेंसी इन्वॉल्व है और इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है, तो वो केस में जो भी आरबीआई रेफरेंस रेट रहेगा माइनस जो भी बाइंग सेलिंग रेट रहेगा, वो डायरेक्ट जो भी उसका डिफरेंस रहेगा उसके ऊपर का सीधा जो आ जाएगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा इनटू जो भी क्वांटिटी पे उन्होंने फॉरेन करेंसी खरीदा रहेगा। लेकिन अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो जो भी वैल्यू पे वो फॉरेन करेंसी परचेज किया रहेगा, जो भी वैल्यू पे, उसका 1% सीधा स्ट्रेट अवे वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। लेकिन अगर समझो कि जो फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है वो दोनों आईएनआर नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है, लाइक वो डॉलर खरीद रहा है और पाउंड बेच रहा है, तो ये केस में लाइक आईएनआर इन्वॉल्व है नहीं, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, तो हमें डॉलर को सबसे पहले कन्वर्ट करना है रुपीस में और पाउंड को कन्वर्ट करना है रुपीस में, दोनों में से जो भी लोअर आएगा उसका 1% हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ये जो हमने ये देखा ये हमारा मेथड 1 था, लाइक हम लोग ये मेथड से भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट और एक ऑप्शन देते हैं मेथड 2, ये जो है स्लैब रेट वाइज है। स्लैब रेट मतलब अगर हमारा जो करेंसी एक्सचेंज है 1 लाख तक आ रहा है, तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट और मिनिमम 250 विच एवर इज हायर, तो मिनिमम 250 तो हमें चार्ज करना ही है और 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, और बाद में स्लैब रेट है अप टू मीन्स मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, तो 1000 प्लस 0.5%, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 5500 प्लस 0.1% और 60,000 विच एवर इज लोअर। तो मोस्टली प्रैक्टिकल केस में यही फॉलो होता है, बिकॉज अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रेट अवे 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट है, बट ये केस में देखेंगे तो स्लैब रेट है, लाइक स्टार्टिंग में 1 लाख तक ही हमें 1% पे करना है, उसके बाद है जो 9 लाख से उस पर 0.5% पे करना है, उसके बाद जो 10 लाख से ऊपर जो भी बढ़ते हैं उसमें हमें 0.1% ही पे करना है, तो प्रैक्टिकली यही फॉलो होता है। सेकेंड हैंड गुड्स के केस में जो होता है उसमें वैल्यूएशन रूल्स क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता है, लाइक वो सेकेंड हैंड गुड परचेस करता है और उसको सेल करता है, तो वो केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो ये केस में दो चीज अवेलेबल है। जो अगर सेकेंड हैंड गुड्स परचेस कर रहा है, अगर उसमें वो आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है, तो जो भी सेल और परचेस का डिफरेंशियल वैल्यू रहेगा उस पर जीएस वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल वो 3 लाख का परचेस कर रहा है और 3,50,000 में वो बेच रहा है कोई सेकंड हैंड गुड्स, तो 50,000 उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। लेकिन अगर वो आईटी से अवेल कर रहा है जो भी परचेस कर रहा है,
तो फिर वो जो जिसपे बेच रहे हो वही उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाए। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ, सेकेंड हैंड केस में मीन्स कोई फॉर एग्जांपल अपने मनबा फाइनेंस है, उसका मेन काम यही है कि उसका वन ऑफ द पार्ट यही है कि भाई वो मीन्स कोई अगर पैसा वापस नहीं देता है तो वो गुड्स खरीद लेता है। ठीक है, वो खरीदता है तो बेचता भी रहेगा। अगर वो गुड्स खरीद रहा है, तो अगर खरीदने के टाइम उस पर आईटीसी क्लेम कर रहा है, ठीक है, तो जो गुड्स बेचेगा, जो भी वो प्राइस पे गुड बेच रहा है वही प्राइस उसका वैल्यू आ जाए। ठीक है, बट उस पर आईटीसी नहीं खरीद रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल उसने जो गुड्स लिया उसका वैल्यू 3 लाख था, ठीक है, और वो जो बेच रहा है वो 3,50,000 में बेच रहा है। तो जो डिफरेंशियल वैल्यू है 50,000, तो 50,000 पे ही उसको जीएसटी आएगा, वही उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। तो अगर ऐसा केस है तो अगर नेगेटिव आएगा, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमें इग्नोर करना है, तो फिर हमारा जो वैल्यू आएगा 0 आएगा। तो वो सेकंड केस है। अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन परचेज प्राइस, हम लोग 1 लाख में परचेज किया है लेकिन हम लोग जो बेच रहे हो 80,000 में ही बेच रहे हो, तो नेगेटिव 20,000 आ गया, तो ये केस में हमें इग्नोर करना है। तो फिर यस यस, क्लासिकल एग्जांपल, आपके पास कोई गाड़ी है और आपने वो सेल करनी है, राइट? तो कार पे जीएसटी नहीं मिलता है, राइट? वो कुछ एक्सेप्शन छोड़ के कार के ऊपर जीएसटी नहीं मिलता है। ठीक है, जब उसके ऊपर जीएसटी नहीं मिलता है तो जब बेचोगे तो तब जीएसटी भी नहीं भरना है। राइट? तो दो ही चीजों का ध्यान देना है कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू और जो आपकी डब्ल्यूडीवी वैल्यू है, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो जीएसटी आएगा, निगेटिव है इग्नोर। फॉर एग्जांपल दो गाड़ी आपने बेची, एक का पॉजिटिव है एक का निगेटिव है, दोनों को सेट ऑफ करें तो 0 हो रहा है, तो जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? दो गाड़ी बेची मैंने, एक का पॉजिटिव है एक का निगेटिव है, क्या, और दोनों को अगर नेट ऑफ कर दूं तो 0 हो रहा है, तो नेगेटिव इग्नोर करना है। ईच ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर्ड सेपरेट। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाला है सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी भरना है। अपने यहाँ पे कुछ क्लाइंट भी हैं जो सेकेंड हैंड कार्स में डील करते हैं, राइट? जब वो सेल करते हैं तो सिर्फ उनको इतना ही बोला जाता है, उनका टर्नओवर ही हुआ है कि अगर पॉजिटिव आया तो उसके ऊपर जीएसटी भरने के लिए आएगा, ठीक है, और निगेटिव आया तो उसको वो ट्रांजैक्शन को उन्होंने इग्नोर करना है। मानवा फाइनेंस में भी वैसे होता है कि वो लोग गाड़ी फाइनेंस करते हैं, उनका काम कार बाइक में डील करना नहीं है, लेकिन जब वो लोग गाड़ी को सीज करते हैं तो इट इज एज गुड एज सेकंड हैंड प्रोडक्ट फॉर देम, राइट? क्योंकि उन्होंने तो पैसे दिए थे, अभी वो कोई पैसे वापस नहीं कर रहे, तो उसके बिहाफ, उसके अगेंस्ट उन्होंने वो मटेरियल सीज किया है। सो इट इज एज गुड एज कि वी हैव पेड देम, मतलब जो भी वेंडर जिसके पास ड्यू था लोन उसने नहीं पे किया, उसका मैंने गाड़ी ले लिया, ठीक है, तो उसको उतना लोन अमाउंट देना नहीं पड़ेगा, तो विच मींस वही उसका कंसिडरेशन हो गया वो प्रोडक्ट का। और जब मैं वो मैं सेल करूंगा तो तब अगर प्रॉफिट हुआ दोनों के बीच में तो मुझे जीएसटी भरने आएगा एट द रेट ऑफ 18%। कंफर्म रेट इज 18%, कोई इसमें कोई डिफरेंट रेट नहीं लगता, कार के ऊपर 28% भी लगता है, ठीक है, तो 18% के हिसाब से जीएसटी भरने आएगा, राइट? ठीक है, और एक सिंपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रक परचेस किया है, एमआरके फूड्स का एग्जांपल ले रहे थे, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करने होते हैं यहाँ से वहां, तो उन्होंने कोई ट्रक खरीदा है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट पे क्लाइंट पूछता है ना कि ये मैं खरीद रहा हूँ, इसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, तुम लोग उसको ये मत आंसर करो कि आएगा कि नहीं आएगा, उनको बोलो सर दो कंडीशन चाहिए, ठीक है, आप मोटर ट्रेनिंग स्कूल हो क्या? नहीं। ये गाड़ी आप बेचने वाले हो आगे? नहीं। ठीक है, और इसमें एक्सटेंडेड मैं बता देता हूँ, वो बोलेगा कि मैं ये बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा तो तुम्हें आंसर क्या करना है? सर आपकी गाड़ी पे येलो प्लेट है क्या, और आपकी आरसी बुक पे ये लिखा है कि गुड्स कैरियर व्हीकल, अगर ये दोनों चीजें लिखी हैं तो ले लो, नहीं लिखी है तो मत लो, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारा कन्वर्सेशन कट डाउन करना है, वरना वो 10 क्वेश्चन पूछते जाएगा, ठीक है, आंसर ऐसा दो कि वो वापस पूछेगा ही नहीं तुम्हें, उसको पता है आंसर कि मुझे अगली बार गाड़ी पे येलो प्लेट चाहिए और गुड्स कैरियर व्हीकल लिखा होना चाहिए आरसी बुक पे, ठीक है, आरसी बुक देखोगे तो उसमें पैसेंजर व्हीकल लिखा रहता है अगर गाड़ी परचेस कर रहे हो आप, है ना? तो
क्योंकि कुछ कुछ कार ना गुड्स कैरियर के लिए भी यूज होता है, जैसे कि इको है, इको कार का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो गुड्स कैरियर में भी आता है और पैसेंजर में भी आता है। तो अगर वो येलो प्लेट है लेकिन अगर वो पैसेंजर के लिए है तो भी नहीं आएगा कि मैं मेरे एम्प्लॉइज को यहाँ से वहां लेके जाने के लिए लेके जाता, तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सिंपल येलो प्लेट होना चाहिए और गुड्स कैरियर व्हीकल होना चाहिए। और अगर आप पैसेंजर वाला ले रहे हो तो वो जो एक्सेप्शंस हैं वो तो मीट होने चाहिए, ठीक है। हाँ, वो लास्ट जो मैंने लिख के रखे थे ना कि क्या क्या, कि वापस से भूल नहीं जाओ, तो उसमें एक रियम्बर्समेंट का एग्जांपल मुझे देना था, ठीक है। तो जब हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो उसमें रियम्बर्समेंट भी एक पार्ट बन जाता है, राइट। तुम लोग टीडीएस के रिटर्न फाइल करते हो, आरओसी वाले आरओसी के चालान भरते हैं एनुअल रिटर्न भरते टाइम, तो जो पैसा वो लोग पे कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा या नहीं होगा? प्लीज रेज योर हैंड। वापस से बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल आरओसी वाले क्लाइंट को फीस चार्ज करते हैं 15,000, ठीक है, और वो लोग चालान भी भरते हैं 1,000 रुपए का, गवर्नमेंट का चालान। जब भी आरओसी रिटर्न अपलोड करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का चालान भी भरना पड़ता है, राइट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई उनका 16,000 होगा या 15,000 होगा? क्यों? फॉर ए वेरी सिंपल रीजन कि वो जो रिसिप्ट आएगा ना वो क्लाइंट के नाम पे आएगा, विच मीन्स कि मेरा उस सप्लाई को मैं प्राइस को चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं क्या? मेरे नाम पे रिसिप्ट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। वो कंपनी के नाम पे आएगा, तो वहां पे सिर्फ वो पार्ट के लिए आई एम एक्टिंग एज ए प्योर एजेंट, आई एम जस्ट मेकिंग द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट क्लाइंट, ठीक है। तो मैं वो वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं उसमें कुछ मार्कअप रख पाता तो मेरा वो भी टैक्सेबल हो जाता, ठीक है। तो मैं उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, तो प्योर एजेंट की वो डेफिनेशन में आ जाता है। अब यहाँ पे सिंपल और एक एग्जांपल लेना है, जो तुम लोग ऑडिट के लिए जाते हो, आउट स्टेशन ऑडिट के लिए जाते हो, राइट। तो अगर तुम आउट स्टेशन ऑडिट के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं प्रपोजल देते टाइम आपने ऐसा लिखा है कि फीस 50,000 प्लस ट्रैवलिंग एंड स्टे, ठीक है, ऑन एक्चुअल बेसिस लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने एक्चुअल बेसिस लिख दिया, तो किस चीज पे जीएसटी आएगा? क्यों? मैंने तो एक्चुअल बेसिस लिया ना, आई एम गोइंग टू टेक द रियंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल बेसिस लिखा, which means I will submit the bill accordingly, he will make the payment to me। हाँ, ठीक है। क्यों? इसका और बेहतर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो जो पार्ट है स्टे और आपका ये ट्रैवलिंग का, कैन वो आपकी जो कंसिडरेशन थी उस असाइनमेंट की, क्या उसको चेंज कर सकता था क्या? यस, कर सकता था। कैसे? अगर तुमने बोला होता कि फॉर एग्जांपल मैं 50,000 रुपए लूंगा और प्राइस मतलब ट्रांसपोर्टेशन मेरे अंदर इंक्लूड है, ठीक है, विच मींस मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया होगा। अब क्लाइंट बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैं दूंगा, तब तुम्हारा फीस कितना होगा? तुम फीस कम कर दोगे ना, बिकॉज उसने लिया है। तो इस ऐसे केस में ना रियम्बर्समेंट लेने से अच्छा क्लाइंट को बोलो आप बिल निकालो, मतलब आप हमारा अरेंजमेंट करो, ठीक है, तो फिर बिल उसके नाम पे आएगा, राइट। बिल उसके नाम पे आएगा, सिर्फ हम लोग पैसेंजर करके होंगे उसमें, या फिर जो भी स्टे कर रहे होंगे, तो बिल कंपनी के नाम पे आएगा ना ही आपने बिल उनके नाम पे आके आपने पेमेंट कर दिया, फिर रियम्बर्समेंट ले रहे हो तो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन बिल अगर आपके नाम पे है, ठीक है, और फिर आप रियम्बर्समेंट ले रहे हो, तो वो ऐसा माना जाएगा कि आप वो वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हो। वैसे तो वैल्यू ये भी अफेक्ट कर सकता है, बट मतलब कोई भी लो ना दो तरीके से चलता है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से और एक बुक का जो एस्पेक्ट होता है, मतलब जो बुक में लिखा होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यही है कि क्लाइंट को बोलो आप खुद टिकट निकालो या उसके नाम से निकालो आप लोग टिकट, पेमेंट आप करोगे चलेगा, आप रियम्बर्समेंट ले लो, ठीक है। जैसे आप एटीएमएस से अपने ट्रैवलिंग वाउचर्स का रियम्बर्समेंट लेते हो, फिर उसका एक्सपेंस एटीएमएस क्लेम कर लेता है, ठीक है, तो वो वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक है ब्रांच, ठीक है, जीएसटी में सेपरेट ब्रांच। अगर हम लोग मैं मेरे लैंग्वेज में बोलूं तो मेरे हिसाब से ब्रांच मतलब वही होता है जो दूसरे स्टेट में होता है, जो सेम स्टेट में होता है। आई एम कॉल इट एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। फॉर सिंप्लीफाइड
करने के लिए, जब भी मैं उसको बोलता हूँ ना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, व्हिच मींस कि वो उसी स्टेट का पार्ट है, यानी कि उसी रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। एंड व्हेन आई कॉल इट एज अ ब्रांच, यानी कि उसका सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो सबके पढ़ने का और सबके प्रैक्टिस करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको लगता है कि वो ब्रांच है तो है, मेरे हिसाब से वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और डिपार्टमेंट के अंडरस्टैंडिंग को मैं क्लियर रख सकूं कि दैट इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसके लिए कोई सेपरेट से जीएसटी नंबर नहीं लिया मैंने, सेम जीएसटी नंबर के अंदर वो इंक्लूडेड है। ओके, तो ब्रांच के केस में जो आपका ये वाला है रिलेटेड पार्टी वाला कॉन्सेप्ट, वो हिट हो जाता है, राइट। तो अब इसमें एक क्वेश्चन है कि ये गुड्स के केस में तो आइडेंटिफाइबल है कि ये ब्रांच को मैंने कुछ गुड्स बेचा होगा, उसके लिए डिलीवरी चालान बनाया होगा, डिलीवरी चालान बनाया होगा तो भी डिपार्टमेंट वाला उस पर एक्शन ले सकता है, क्योंकि अगर मेरा उस स्टेट में ब्रांच है और मैं डिलीवरी चालान तो गुड्स भेज रहा हूँ, तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, और बीइंग में जिस जीएसटी में दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है तो मुझे इनवॉइस बनाना चाहिए था। तो क्या करोगे अगर कोई सर्विस दी जा रही है, कोई सर्विस इंडस्ट्री वाला क्लाइंट है, उसकी 4-5 ब्रांच है, तो तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तब कैसे वैल्यूएशन के रूल लगाओगे? तो अभी तक ना डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट सिर्फ नोटिस किस लिए दे रहा है, 2A में ज्यादा क्रेडिट नहीं था, आपने ज्यादा ले लिया, तुम्हारा 1 में डिफरेंस आ गया, 3B में डिफरेंस आ गया, बट नेक्स्ट आगे जो होंगे ना वो ये सारे इशू होंगे, क्योंकि एक्ट में बहुत मसाला है जिसके बेसिस पे बहुत नोटिस निकाल सकता है। तुम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम्हारा टाइम आएगा ना प्रैक्टिस करने का, तब ये वाले इशू चल रहे होंगे, और तुम बोलोगे कि सर हमें तो 2A 3B वाले इशू दिख ही नहीं रहे, वहां पे 1 और 3B का डिफरेंस वाला नोटिस ही नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट से, तो नहीं आएगा, क्योंकि तब तक सारे क्लाइंट सुधर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के इशू आएंगे कि सर्विस के केस में अगर एक से ज्यादा ब्रांच है, यानी कि महाराष्ट्र में है, गुजरात में, दिल्ली में है, तो तुम लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उनके बीच में जो सर्विस एक्सचेंज हो रही है उसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए? ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को क्रॉस चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्रॉस चार्ज के बेसिस पे हर वो क्लाइंट जिसका सर्विस है या गुड्स वाला कंपनी भी है, तो भी उसको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर रिसर्च करो, और रिसर्च करने के बाद किसी को इंटरेस्ट होगा तो मेरे पास आके बैठना ये चीज को क्लियर करने के लिए। तो with this we complete our session. तो अभी राहुल क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन सर्कुलेट करेगा ग्रुप में, तो कितना टाइम? हाँ, सो वो इंटरनल ग्रुप में हम लोग एक गूगल फॉर्म सबमिट करेंगे, जिसके बेसिस पे तुम्हारी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा, और तुम्हारे पास 15 मिनट होंगे उसको फॉर्म को भरने के लिए और सबमिट करने के लिए। उसके बाद वो फॉर्म ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स लेना बंद कर देगा। तो अगर कोई रह गया और बोलेगा कि नहीं मेरा रिस्पॉन्स सबमिट नहीं हो रहा है, तो नो टेक्निकल क्वेरी विल बी एडमिटेड। ठीक है, तो विद इन 15 मिनट्स आपको भरना है। 15 मिनट्स भी काफी ज्यादा है, क्योंकि तुम लोग अभी अभी एग्जाम देके आए हो या फिर अभी अभी आईपीसी से क्लियर करके आए हो। ठीक है, तो तब तक अभी 2 मिनट है हमारे पास लिंक आने के लिए, तब तक किसी को कुछ क्वेरी है वो क्लिक कर दो। अपडेट लिंक भेज रहे हो? उसको मत करो कोई लोग एक्सेस, क्योंकि एक बार सबमिट कर दो दोबारा सबमिट नहीं कर पाओगे। कोई क्वेरी है विद रिगार्ड्स टू द सेशन? कोई प्रैक्टिकल क्वेरी? तुम्हें है क्वेरी? तुम लोग सीएफओ वाले हो, सबसे ज्यादा तुम लोग क्लाइंट लोकेशन पर रहते हो, बेचारे ये तो ऑफिस सिर्फ सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता वहां क्या चल रहा है। तुम्हें तो पता है ना क्या चल रहा है। फिर या तुम लोग सिर्फ वाउचिंग करके आ जाते हो? हाँ बोल। तो टेक्निकली उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस टाइम पार्टनरशिप फॉर्म का। प्रैक्टिकली बोलूं तो इसमें ऐसा होता है कि जब तक जीएसटी नंबर नहीं आता है तुम्हारा, नहीं बता रहा हूँ, जब तक जीएसटी नंबर नहीं आता है तुम्हारा,
तब तक तुम उसमें ट्रांजेक्शन अंडरटेक कर रहे हो। द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो वो आपको ITC02 फॉर्म भर के आप वहाँ का इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हो। जिस दिन आप वहाँ पे ITC ट्रांसफर कर लेते हो, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन वहाँ पे एंटरटेन नहीं करना चाहिए अदर देन कोई अमेंडमेंट वगैरह है तो, मतलब फॉर एग्जांपल किसी का अगर GST नंबर अपलोड हो गया तो ठीक है, टेक्निकली आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। तो ये एक नॉन कंप्लायंस है, क्योंकि आपने कन्वर्ट किया विच मींस कि वो कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होगा और 50,000 के ऊपर वैल्यू होगी तो आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा और ईबे बिल बनाना। कंपनी टू कंपनी GST में हर स्टेट में सेपरेट ब्रांच माना जाता है, तो उसमें कंपनी टू कंपनी है, इसके लिए तो उसमें वैल्यूएशन के रूल है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है कि वो कोई आप अपने ऑफिस का कोई ऐसा प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हो जिसका वैल्यूएशन नहीं पता, आपने 10 साल पहले खरीदा होगा, तो आप या तो उसका कोई मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, या WDV वैल्यू जो होगी उसके उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। बिकॉज आपका कहीं ना कहीं वो बैलेंस शीट को तो इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। बैलेंस शीट में तो एज इट इज रहेगा, आपका वो गुजरात ब्रांच हो या महाराष्ट्र ब्रांच हो, क्योंकि बैलेंस शीट एक ही बनती है, फिक्स एसेट का शेड्यूल भी एक ही होगा। बट GST के हिसाब से उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, अलग GST नंबर में जा रहा है। और ये सब पागलपन GST में इसलिए है क्योंकि हमारे कंट्री में ना ड्यूअल मॉडल टैक्स है, जहाँ पे स्टेट और सेंटर रिवेन्यू अपना अपना देखते हैं, है ना। तो जब अपने अपने रिवेन्यू की बात होती है तो हमारे घर में भी होता है ना कि अगर पॉकेट मनी मिला, एक को मिला तो दूसरे को भी उतना मिलना चाहिए, तो वैसा वाला है वहाँ पे इसका। तो इसलिए ये जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर GST चार्ज करना पड़ता है, ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट को जहाँ पे वो गुड्स फर्दर कंजम्पशन होने वाला है वहां पे उसका क्रेडिट उसको, उस स्टेट को उसका बेनिफिट मिले। ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ऑनलाइन वाले कोई क्वेरी देना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं।